हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड वेटलैंड इकोसिस्टम, ये 3 टॉपिक रहेंगे। इनको हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है। सो आपको पता है एनवायरनमेंट यानी कि जीएस पेपर नंबर 3 में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में मिलती ही रहती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन चैप्टर 2 का ही पार्ट है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स का ही पार्ट है ये भी। तो अभी चैप्टर 2 का हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। और जो कल का लेक्चर होगा यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम फूड चेन देखेंगे, ट्रॉफिकल लेवल्स देखेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे और ट्राई करूँगी कि बायोजियोग्राफिकल साइकिल्स भी उसी में कवर कर दी जाएँ। ठीक है। सो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर नाउ वी विल स्टार्ट विद द मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर देखो। अगर इस पिक्चर को आपने बार बार कहीं वीडियोस में देखा है तो यस, आप सही सोच रहे हो, सुंदरबंस। ठीक है, जो अपना वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बीच वाला एरिया है, दैट इज़ द सुंदरबंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी मार्शी लैंड होता है। मार्शी बोल लो या फिर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और इनके जो पेड़ होते हैं वो कुछ खास होते हैं। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो इनकी जो रूट होती है वो बाहर को निकली होती है कुछ इस तरह से। ठीक है। और जूम करके देखना चाहो तो यहाँ पे एक और इमेज है, दिस वन, इस तरह से निकली होती है। ये इसकी स्टेम है और यहाँ से ये रूट जो होती है ये ऊपर की डायरेक्शन को निकली होती है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था सॉल्ट कंडीशन। सॉल्ट कंडीशन को माना जाता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए वेरी हार्श, यानी कि टफ कंडीशन होती है कि किसी भी प्लांट को अगर सॉल्ट कंडीशन में ग्रो करना है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्श कंडीशन। तो इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपनी रूट्स को मॉडिफाई कर लेते हैं और मॉडिफाई करके बना देते हैं उनका न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, ये जो न्यूमेटोफोर होते हैं ये ना सॉइल के नीचे ना जाके ये ऊपर की तरफ को आ जाते हैं इस तरह से, ताकि इनको रेस्पायर करने में ईजी रहे। ठीक है, फॉर ईजी रेस्पिरेशन। तो इसी वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ को होती हैं। चलो वन बाय वन देख लेते हैं मैंग्रोव्स के बारे में। ऑल्सो एक और चीज़ आपको मैंग्रोव्स के बारे में ध्यान रखनी है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो तो वहाँ पे दिखाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, किस तरह से वो सडन अटैक्स करते हैं, किस तरह से उनको कैप्टिविटी में ले जाया जाता है, मतलब फॉर टेस्टिंग। तो वो सारी चीज़ें आप देखते रहते हो। चलो अब फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मैंग्रोव्स के। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं उनके पास क्या होता है, ऐसे ट्रीज़ होंगे जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर हाई भी होगी तो वहाँ पे भी वो टॉलरेट कर जाते हैं। इसीलिए ऐसे ट्रीज़, ऐसे प्लांट्स को बोल दिया जाता है हेलोफाइट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने एक टर्म देखी थी, दैट इज़ हेलोक्लाइन, यानी कि चेंज इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे आ गया हेलोफाइट्स। हालांकि हमने ये टर्म पहले भी पढ़ी है। हेलो मतलब सॉल्ट, फाइट मतलब प्लांट्स। ठीक है, सॉल्ट प्लांट्स भी इनको कह देते हैं, यानी कि नमक वाले प्लांट्स भी इनको कह देते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि दे कैन टॉलरेट हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और काफ़ी अडेप्टेड होते हैं ये एंड लिव इन द हार्श कोस्टल कंडीशंस। अब ये पिक्चर अगर आपने ध्यान में देखी हो तो इस तरफ पानी दिखेगा आपको, इस तरफ लैंड शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लैंड होगी ना, ये कभी कभी जैसे वाटर का जो लेवल होगा वो हाई हो जाएगा तो ये वाटर इधर भी चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी आगे तक जाता है, बीच में छोटे छोटे लगून्स भी बने होते हैं। लगून क्या होता है, कुछ नहीं होता, बड़ा सा ये सी वाटर है या रिवर वाटर है, यहाँ से एक स्ट्रीम निकलेगी और एक आगे जाके एक छोटी सी वाटर बॉडी और बना देगी, उसको बोल देते हैं लगून। लगून। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि वाटर के बीच में, वाटर से और लैंड से अगर हम कंपेयर करें तो एक बीच में इंटरमीडिएट एरिया आता है। ठीक है, इस तरफ अगर वाटर है, इस तरफ अगर टेरेस्ट्रियल एरिया है यानी कि लैंड है, तो ये बीच में इंटरमीडिएट एरिया आ जाता है। तो इसको हम वेटलैंड बोल सकते हैं क्या? तो यस, जो मैंग्रोव्स होते हैं दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड भी तो एक इंटरमीडिएट स्टेज ही होती है ना वाटर और लैंड के बीच में। चलो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो देख सकते हैं, बट मैंग्रोव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेटलैंड। इट रिप्रेजेंट द लिटोरल इकोसिस्टम। कल हमने बहुत सारी जोन्स पढ़ी थी कुछ इस तरह से, और हमने देखा था कि जो एक लिटोरल जोन होती है जहाँ पे क्या होता है, वाटर और लैंड का इंटरेक्शन होता है, तो दैट जोन इज़ नोन एज
यहाँ पे रेड कलर से इसको ड्रॉ करते हैं, दैट जोन इज़ नोन एज लिटोरल जोन। तो आपके जो मैंग्रोव्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द लिटोरल इकोसिस्टम। ठीक है, मैंग्रोव्स जो होते हैं इनमें फ्लावरिंग ट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावरिंग ट्रीज़ का जो फैमिलीज़ रहती हैं, इनकी फैमिलीज़ होती हैं ना, वो हमने पढ़ा था अन अकेडमी के ऊपर कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। ये निमोनिक मैंने नहीं बनाया है, सारे ही इसको यूज़ करते हैं, इवन बुक्स के अंदर भी ये निमोनिक बताया जाता है। ठीक है, तो के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम या प्लांट्स के केस में डिवीजन, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली। तो ये जो फैमिली है कौन सी आती है, राइजोफोरेसी और एरिकेसी। ठीक है, राइजोफोरेसी एंड एरिकेसी, तो इससे ये बिलोंग करते हैं। ये फैमिलीज़ आपको तब याद रखनी है अगर मैंग्रोव्स का कोई स्पेसिफिक रीज़न हो टू बी इन न्यूज़। अगर न्यूज़ चल रही है इसके बारे में तो आपको फिर हो सकता है ये मेंस में लिखना पड़े, और मेंस में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको फैमिलीज़ के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। नाउ मैंग्रोव्स जो होते हैं इनमें ट्रीज़ भी आ जाते हैं, श्रब्स भी आ जाती हैं, मीडियम हाइट की होती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होती, ग्रोइंग इन सलीन कंडीशन यानी कि सॉल्टी कंडीशन ऑफ कोस्टल सेडिमेंट्स। जो सी से आपको पता है ना सेडिमेंट्स भी आते रहते हैं और फिर वो टेरेस्ट्रियल एरिया पे डिपॉजिट होते रहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देन न्यूमेटोफोर्स, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, और कहाँ गई वो, ये वाली। तो ये वाली है ना स्टैंडिंग रूट्स, ये जो सॉइल के ऊपर से आ गई हैं रूट्स, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। इनके ऊपर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच हेल्प देम इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये स्पेशल रूट्स होती हैं जो कि मार्शी एरियाज़ में प्लांट्स को हेल्प करती हैं टू ग्रो। देन एक्ट लाइक अ ट्रांजिशन बिटवीन द मरीन एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़। मरीन और टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, जो चीज़ मैंने आपको बताई, इस तरफ पानी है और एक तरफ क्या है, लैंड एरिया है। रुको इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो दिस इज़ द वाटर एरिया, यहाँ पे आ जाता है आपका लैंड वाला एरिया। तो एक तरह से ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया पानी का लेवल हाई करेगा तो ये इन्हीं एरियाज़ में जाएगा। तो ये जहाँ तक ये मैंग्रोव्स आपको दिखेंगे वो एक इंटरमीडिएटरी एरिया होता है बिटवीन द मरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एरिया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैंग्रोव्स, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। अगर एरिया की बात करें, कितना एरिया मैंग्रोव्स इंडियन स्टेट्स के अंदर, यानी कि सिर्फ स्टेट्स की बात हो रही है, यूटीज़ की अलग से बात करी जाएगी, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ की, यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स की बात करी जाएगी। और ये बोला जाता है कि 4992 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो है वो मैंग्रोव्स कवर करते हैं। ये वाला एरिया मेंशन करा है ना यहाँ पे, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको अपडेट करते रहना है। जैसे कोई रिपोर्ट आती है तो वहाँ पे बताया जाता है कि इस एरिया में इतना मैंग्रोव रीजन इंक्रीज़ हुआ है, इस एरिया में इतना मैंग्रोव रीजन डिक्रीज़ करा है। तो वो सारा करंट अफेयर वाला पार्ट है, बट फॉर नाउ ये डाटा यहाँ पे अवेलेबल था जो मैंने आपको बता दिया। 4992 स्क्वायर किलोमीटर। अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में कि चेंज होता रहता है ये। ठीक है, और साइड में बॉक्स बना लेना, ईयर डाल के, ऐसे 2023 में कितना है, फिर नेक्स्ट ईयर 2024, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है पेपर क्वालिफाई करने में। ठीक है, नाउ 0.15% ऑफ कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल रीजन। तो अगर इंडिया की पूरे की बात कर लें एज अ होल, तो मतलब 0.15% जो है एरिया ये कवर कर लेते हैं, 0.15%। उसके बाद यूटीज़ की बात करिए तो यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात करें तो वर्ल्ड मैंग्रोव एरिया, पूरे वर्ल्ड में जितने मैंग्रोव एरियाज़ हैं उसमें से 3.5% एरिया ये कवर करता है। और टोटल मैंग्रोव वेजिटेशन रीजन देखें तो टोटल कितने हैं, 38, जो कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के अंडर हैं, जिनको कंजर्व भी करा जा रहा है और प्रिजर्व भी करा जा रहा है। ठीक है, सो दैट वाज द स्टेटस ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको मैप में दिखाया गया है कहाँ कहाँ पे आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। एक तो सुंदरबन सबसे इंपॉर्टेंट, दिस वन। ठीक है, सुंदरबन। फिर यहाँ पे भीतरकनिका वाला एरिया आ जाएगा आपके उड़ीसा की कोस्टल लाइन पे। फिर माउथ ऑफ महानदी, अगेन उड़ीसा की कोस्टल लाइन पे महानदी, यानी कि यहाँ से महानदी जाती है, तो यहाँ पे बोल देते हैं इसको माउथ ऑफ महानदी। यहाँ पे भी आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश की अगर कोस्टल एरिया पे देखें तो यहाँ पे एक कोरिंज करके भी एरिया आता है, यहाँ पे आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कोरिंज। ठीक है, तो कोरिंज करके भी यहाँ पे एरिया आता है। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ एक्चुअली, चलो थोड़ा थोड़ा लिख ही देती हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। पहला तो आपका सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन उड़ीसा में आ जाएगा आपका भीतरकनिका, एक भीतरकनिका, और दूसरा मैंने आपको बताया माउथ ऑफ महानदी, या सिर्फ महानदी भी आप बोल सकते हो। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपको एक जगह देखने को मिलेगी कोरिंज। अब एक चीज़ खास है, यहाँ पे सारे कोस्टल लाइन पे हैं,
ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है, यहाँ पे देखो वाटर बॉडी आ गई, इस तरफ आपका टेरिस्ट्रियल एरिया आ गया, तो एक तरह से इंटरमीडिएट है बिटवीन द वाटर बॉडी एंड द टेरिस्ट्रियल एरिया। तो कुरिंज आ गया आपके आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद यहाँ पे कृष्णा रिवर है, तो माउथ ऑफ कृष्णा रिवर इस तरह से। फिर तमिलनाडु में अगर देखें तो वहाँ पे पिच्छावरम करके, ये वाली यहाँ लिखा है पर यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, पिच्छावरम, ये इरेज कर दूँ, पिच्छावरम, दिस इज़ इन तमिलनाडु। इसके अलावा एक और है मुथुपेट, ये वाला इसके जस्ट नीचे है, इसको बोलते हैं मुथुपेट। फिर आ जाओ अपने वेस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ पे आप देखोगे वेम बनद, वेम बनद अगर आपको दिख रहा हो, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे पड़ता है ये वेम बनद, ये केरला में आ गया आपका वेम बनद। उसके बाद कुंडापुर आता है आपका कर्नाटका वाले एरिया में, यहाँ पे कुंडापुर। फिर गोवा वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर ऊपर महाराष्ट्र में आप जाओगे तो ये दिखाया हुआ है यहाँ पे रत्नागिरी, रत्नागिरी। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ खम्बत आ जाती है यहाँ पे, दिस वन, जो कि आपके आ जाएगा गुजरात में, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ भी आ गया ऊपर, तो ये भी आ जाएगा। तो यहाँ सारे एरियाज़ में आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, मैंग्रोव्स। तो दिस इज़ द मैप दैट इज़ शोइंग मैंग्रोव्स इन इंडिया। चलो, फर्स्ट हाईएस्ट मैंग्रोव एरिया किसने कवर करके रखा है, तो वेस्ट बंगाल, विच इज़ फॉलोड बाय गुजरात एंड देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये रैंकिंग भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है। चलिए, सुंदरबंस, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दिखाई जाता है। ये देखो, ये सारी छोटी छोटी जो निकली है ना, लकड़ी लकड़ी सी दिख रही है आपको, तो दीज ऑल आर द न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। चलिए, तो सुंदरबन कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। डिक्लेयर डेल्टिक रीजन और रामसर साइट, रामसर साइट कब डिक्लेयर हुआ था, ये इन 1997। उसके साथ साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड करा गया अगेन इन 1997। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट इज़ नेशनल मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर। तो ये एक सेंटर है, नेशनल मैंग्रोव फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल याद रख लेना, विच इज़ इन उड़ीसा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैंग्रोव्स टॉपिक। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगैन, दैट इज़ द कोरल रीफ्स। तो आपने सभी ने देखा है, बहुत सारे डाइविंग करने जाते हैं अंडर द सी, और इनको बोलते हैं कोरल रीफ्स। बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं, बीच बीच में आपको वाइट भी दिखते हैं, वाइट वाले को बोल देते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो वो कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कोरल रीफ्स। ओके फाइन, चलो। तो कॉलोनीज़ होती हैं ये छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स की, जो कि ओशंस में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। अब देखो, दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस तरफ आपकी आ जाती है बेंथिक जोन, बेंथिक जोन, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ना, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल जो आपको कोरल रीफ्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब जो आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले तो एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगी होता क्या है। जैसे देखो, हमारे एंसेस्टर है ना, जैसे हमारे पापा हैं, पापा के पापा थे, पापा के पापा के पापा थे, तो ये जनरेशन चलती आ रही है, ठीक है। अगर एंसेस्ट्रल देखें हमारी, तो ये जनरेशन्स चलती आ रही हैं, वी आर द डिसेंडेंट्स, हमारे एंसेस्टर जा चुके हैं। तो अगर वैसे ही बात करें कोरल्स के केस में, तो यहाँ पे भी एक एंसेस्टर कोरल होता है, वो कुछ इस तरह से ग्रो करेगा। फिर थोड़े टाइम तक जब इसका नॉर्मल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो ये वाइट हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी डेथ होगी। फिर इसके ऊपर ही अगला कोरल भी ग्रो कर जाएगा। फिर थोड़े टाइम के बाद इसकी भी डेथ होगी, ये भी वाइट टर्न हो जाएगा। फिर इसके ऊपर अगेन एक और कोरल डेवलप करेगा। ये नीचे वाला जो है वो सेडिमेंट बनता जाएगा, हार्ड सेडिमेंट, ठीक है, जो कि वाइट कलर का आपको दिखेगा। तो ये सेडिमेंट बनता जाएगा और ऊपर नए नए पॉलिप्स या फिर नए नए कॉरल्स जो हैं वो ग्रो करते जाएंगे इस तरह से। तो मतलब जहाँ पे एंसेस्ट्रल जगह थी ना, वहीं से ये ग्रो करते रहते हैं। तो मतलब अगर ये वाली पिक्चर आप ध्यान से देखो, ये जो येलो कलर दिख रहा है ना आपको, ये जो नीचे इसके बहुत हार्ड सा बेस दिख रहा है, दिस वन,
तो ये इसके एंसेस्टर हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, पर ये जो नए नए हैं ये सारे भी कहाँ को ग्रो कर रहे हैं। तो येस वी कैन से कि जो इनकी हाइट है वो इंक्रीज़ करती जाती है। एंसेस्टर जब कहीं यहाँ पे थे, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ जैसे थी, अगली यहाँ पे थी, अगली यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे पहुँच गई। तो दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो यही चीज़ बताई है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटन्स, जैसे ढांचा रह जाता है ना, तो वही चीज़ ऑफ कॉलोनियल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स दो टर्म्स हैं, वर्टिब्रेट जिसमें हम आ जाते हैं, और एक होते हैं इन्वर्टिब्रेट। तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होगी उनको बोल देंगे वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं होगी उनको बोल देंगे इनवर्टिब्रेट्स। इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो अगर आपको साइंस के टॉपिक्स करने हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, वहाँ पे मेरी वीडियोस हैं काफ़ी सारी साइंस के टॉपिक्स पे। तो दीक्षा शर्मा सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं वहाँ पे, मोर देन 100 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, दे रिप्रेजेंटेड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द कोरल एनिमल्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड जूजेंथली। अब ये कोरल रीफ्स जो होती है ना, ये अकेली नहीं होती। ये जो आपको कलरफुल यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये अकेले नहीं होते, इनके साथ एक और चीज़ होती है, दैट इज़ द जूजेंथली विच इज़ अ एल्गी। तो जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना कोरल्स की, वो सारा एल्गी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। पर जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है ना, पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का डाइवोर्स हो जा रहा है। डाइवोर्स का मतलब है, जूजेंथली बोलती है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस पानी के अंदर, पानी गंदा होता जा रहा है, तो ऐसे ऐसे बोलेगी और यहाँ से चली जाती है। तो उसी की वजह से कोरल ब्लीचिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जूजेंथली के साथ म्यूचुअलिस्टिक, यानी कि दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ से इनकी लाइफ चलती है। म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, जूजेंथली और कॉरल्स के बीच में। ये जो जूजेंथली होती है विच इज़ अ एल्गी, ये इनको फूड प्रोवाइड करती है कॉरल्स को। तभी अगर जूजेंथली यहाँ से चली जाए तो दे टर्न वाइट इन कलर, ठीक है। और हर एक कॉरल को क्या बोलते हैं, पॉलिप। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जब आपको बताया तो वही बताया ना कि नीचे वाले पॉलिप की डेथ होगी, नया इसके ऊपर ग्रो करेगा, इसकी भी डेथ होगी, अगला इस पे ग्रो करेगा, इसकी डेथ होगी, अगला इस पे ग्रो करेगा। तो यानी कि जो इनका बेस है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये किस चीज़ का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कॉरल पॉलिप्स होते हैं दे लिव ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कौन होते हैं, इन्हीं के एंसेस्टर। सो दीज आर द एक्सोस्केलेटन ऑफ दियर एंसेस्टर, इन्हीं के पूर्वज होते हैं। देन ऐड दियर ओन एक्सोस्केलेटन टू द एग्जिस्टिंग कॉरल स्ट्रक्चर। तो ये प्रोसेस चलती जाती है, जैसे जैसे डेथ होती जाएगी ये बेस पे आते जाएंगे, अगला डेवलप करता जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉन्टीन्यूअस। तो दैट्स हाउ योर कोरल रीफ्स अपीयर। अब कंडीशन कैसी चाहिए होती है इनकी ग्रोथ की, तो जो वाटर है वो एक तो वार्म होना चाहिए, शैलो होना चाहिए और साफ होना चाहिए। तो दैट इज़ द वाटर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। दे आर नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। तो येस दे आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। ये बोला जाता है कि इवन ये जो कोरल रीफ्स है ना, पूरा अगर मरीन इकोसिस्टम देखें ना तो 1% से भी कम एरिया ये ऑक्यूपाई करते हैं। पर अगर इनके ऊपर स्पीशीज़ देखें तो मोर देन 25% स्पीशीज़ आपको मरीन स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग फिश, मलस्क, वॉर्म्स, क्रस्टेशियन, इकाइनोडर्म्स, सारी चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट अपीयर। ये सारी चीज़ें 25% स्पीशीज़ में ही इंक्लूड हैं। टॉर्टोइज दिख रहे हैं, फिशेस दिख रही हैं डिफरेंट टाइप की, और नीचे कॉरल्स भी दिख रहे हैं। तो they occupy less than 1% area of world's ocean but is home to 25% of the marine species like the fish, worm, mollusk, etc. चलो, now coral reefs को कहाँ पे रखा गया है, तो in the schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972। now the types of corals, दो तरह के कॉरल्स होते हैं, एक तो हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ से समझ लेना, जो हार्ड वाले होंगे ना ये एंसेस्टर होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है, विच आर टर्नड इनटू अ वाइट कलर। और जो सॉफ्ट होंगे ये नए होंगे, ठीक है, जो ग्रो कर रहे हैं अभी, जो न्यू जनरेशन है, जो कलरफुल हैं, वो सारे क्या होंगे, आपके सॉफ्ट कलर्स, सॉफ्ट कोरल्स। तो हार्ड वाले को हर्माटेपिक कॉरल्स भी कहते हैं, और दूसरी जो टाइप होती है दैट इज़ द सॉफ्ट कॉरल्स। नाउ द हार्ड और हर्माटेपिक कॉरल्स, दैट्स हाउ दे अपीयर। ये जो नीचे सारा हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, दिस वन दिस वन दिस वन, इसको छोड़ के ये सारा क्या है, हार्ड या फिर हर्माटिपिक कॉरल्स इनको बोल देते हैं। तो कॉरल स्पीशीज दैट बिल्ड रीफ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीफ बनाएगा जिसके ऊपर अगली जनरेशन या अगले पॉलिप्स या फिर अगले कॉरल्स ग्रो करते जाएंगे। ये हार्ड होते हैं क्यों,
क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है ना, वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं और एक हार्ड ड्यूरेबल एक्सोस्केलेटन यहाँ पे डेवलप कर देते हैं ताकि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट दे दे, हमें थोड़ी सी बेसमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है और दैट्स वाई हार्ड और हर्माटिपिक कॉरल्स यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द सॉफ्ट कॉरल, ये जो नीचे वाला है दैट इज़ द हार्ड कॉरल। ठीक है, बिल्कुल हार्ड होगा ये, और ऊपर जो है आपको लग ही रहा है देखने में भी, दैट इज़ सॉफ्ट कॉरल, जो नए नए ग्रो करेंगे। ठीक है, तो स्पीशीज ऑफ कॉरल्स इन्वॉल्व इन रीफ बिल्डिंग। चलो, नाउ रीफ क्या होती है, हम कॉरल रीफ बोल रहे हैं। कॉरल का मैंने मीनिंग बता दिया आपको, पॉलिप होता है। ये जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर द कॉरल। अब ये रीफ क्या होती है, तो ये जो रीफ होती है ना, बेसिकली इट्स अ बेस। ठीक है, बेस की तरह इसको सोच के चलो, जैसे घर बनाते हो तो पहले बेस बनता है ना नीचे, तो उसी तरह से रीफ्स की जो नींव होगी, सॉरी जो कॉरल्स की नींव होगी दैट इज़ रीफ। तो रीफ्स जो होती हैं बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट इज़ फ्रिंजिंग रीफ, सेकेंड इज़ बैरियर रीफ, थर्ड इज़ एटॉल रीफ एंड पैच रीफ। चलो यहाँ पे पैच रीफ कर लेते हैं। ऐसी रीफ जो कैसी होगी, पैचेस की फॉर्म में, छोटे छोटे पैचेस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वाटर बॉडी, तो ये पैचेस की फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, पैचेस के फॉर्म में। फिर उसके बाद बैरियर, कहीं पे बैरिकेड लग जाएगा। ठीक है, कहीं पे ऑब्स्टेकल की तरह ये रीफ दिखाई देगा। चलो ये दो तो हमें नाम से ही क्लियर है। नाउ वन बाय वन देख लेते हैं फ्रिंजिंग रीफ। सेकेंड पिक्चर को देखो, यहाँ पे आपको वाटर दिखेगा, यहाँ पे कॉरल रीफ्स आपको, या फिर रीफ्स बोलेंगे, फ्रिंजिंग रीफ्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपके फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं ना, ये वाटर से भी ऊपर आ जाते हैं, लैंड से भी ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरह हमें ये दिखने लगते हैं। तो अगर फ्रिंजिंग रीफ का आपको स्ट्रक्चर बनाना हो ना पेपर में, तो इस तरह से बना लेना। इस तरह से एक पहाड़ सी दिखा दी और यहाँ पे इस तरह से बेस दिखा दिया कि ये लैंड से भी ऊपर इमर्ज हो चुके हैं, तो दैट इज़ द फ्रिंजिंग रीफ। मतलब ये लैंड से भी ऊपर इमर्ज कर चुके हैं, तो ग्रो कर चुके हैं, तो दैट इज़ फ्रिंजिंग रीफ। तो दे ग्रो आउट फ्रॉम लैंड एंड इज़ कनेक्टेड टू इट। तो ये देखो वाटर के साथ भी कनेक्टेड है, लैंड के साथ भी कनेक्टेड है, और लैंड से भी ऊपर जा चुके हैं। पहाड़ी की तरह ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। नाउ सेकंड इज़ द बैरियर रीफ। ये जो बैरियर होते हैं, बैरियर रीफ होते हैं, अब बैरियर से पता लग रहा है आपको, दैट इज़ ऑब्स्टेकल, यानी कि कोई चीज़ रोकेगी। अब ये ऐसे रीफ होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय लगून। मान लो इस तरफ लैंड है, बीच में एक लगून आ गई, और इस तरफ आपके आ जाएंगे बैरियर रीफ। इनको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे रीफ जिनको कौन सेपरेट करती है, लगून। अब लगून क्या होता है, मान लो ये सी है, सी, अब यहाँ पे आगे बीच में बैरियर रीफ इस तरह से, पर पानी के लिए जाने के लिए यहाँ से थोड़ी सी जगह रहेगी, और उस वजह से एक छोटी वाटर बॉडी आगे भी बन गई, और उसको बोल देंगे लगून। और फिर इस तरफ लैंड एरिया आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना अबाउट द बैरियर रीफ। नाउ अटोल रीफ, यानी कि कंप्लीट रीफ। दे आर फॉर्म्ड अवे फ्रॉम कोस्ट इन डीप वाटर। ये आपको डीप वाटर्स में देखने को मिलेगा जो आपका अटोल होता है। तो मतलब यानी कि लैंड पे ये बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे आपको, ना ही वाटर से ऊपर दिखेंगे, ये बिल्कुल डीप वाटर में होते हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं। दीज आर द अटोल रीफ। ठीक है, इट एनक्लोजेज अ लगून इन द सेंटर। लगून्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, पर ये बहुत डीप होते हैं, इनमें ऐसा कोई पहाड़ वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जैसे अगर बैरियर रीफ को आपने ड्रॉ करना हो ना, तो इसका बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे बैरियर रीफ दिखाने पड़ेंगे, और यहाँ पे पहाड़ी बनी है, बीच में गैप आ गया ना ये वाला, दैट गैप इज़ लगून। जबकि हमने फ्रिंजिंग बनाया था तो इसमें हमने कॉन्टीन्यूस बना दिया था, ऐसे पहाड़ी के नीचे ही रीफ था, तो दैट वाज द फ्रिंजिंग रीफ। बैरियर रीफ में लगून आ जाएगा, लैंड और जो आपके बैरियर रीफ होंगे उनके बीच में। देन अटोल रीफ, इनका बनाना होगा ना तो एक सर्कल बना देना, यानी कि सर्कल बता रहा है कि ऊपर नहीं दिखेंगे आपको, ये डीप वाटर में है। फिर पैच रीफ दिखते हैं। पैच रीफ आपको दिख भी सकते हैं ऊपर, नहीं भी दिख सकते। ये जो पैच रीफ होते हैं ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, बड़ी सी वाटर बॉडी होंगी, यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलेंगे इस तरह से। पैचेस देखने में तो ऐसे लगता है कि अलग अलग हैं, पर ये थोड़े थोड़े कनेक्टेड होते हैं सैंड के साथ, रेत होती है ना जो, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, तो इनको बोल देते हैं पैच रीफ। तो ये पैचेस की फॉर्म में होते हैं, ऐसे दिखते हैं कि आइसोलेटेड हैं पर कनेक्टेड होते हैं सैंड रिंग्स के साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सैंड होता है जो इनको कनेक्ट करके रखता है। सो दीज ऑल वर द टाइप्स ऑफ योर रीफ। नाउ एक टॉपिक आता है कोरल ब्लीचिंग। तो कई बार क्या होता है, जो कॉरल्स होते हैं ना, इनको स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं,
कुछ डिस्टर्बेंस ही हुई होगी, तो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं जो कि कोरल रीफ्स को डैमेज कर देते हैं, और जब डैमेज होते हैं तो दे टर्न इनटू अ वाइट कलर। अब ज़रूरी नहीं है नेचुरल डिस्टर्बेंस ही हो, मैन मेड भी हो सकती है, या फिर जिसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। तो दोनों टाइप की डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रन ऑफ वाटर, एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका इंडस्ट्री का पानी, गरम गरम फेंक दिया सी के अंदर, 1 2 3 बारी से तो कुछ नहीं हुआ, पर ये जब रिग्रेस हो जाता है, कॉन्टीन्यूअस हो जाता है, तो ये जाके फिर डीप वाटर को भी अफेक्ट करेगा और इससे पॉल्यूशन होगा, और अगर पॉल्यूशन होगा तो वाटर के अंदर हैवी मेटल्स भी इंक्रीज करेंगी, और जब हैवी मेटल्स इंक्रीज करेंगी तो यस, जो डीप ओशन में जाके लाइफ होगी उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। देन ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, तो ठीक है, सनलाइट का भी इन्फ्लुएंस पड़ेगा जब ओवर एक्सपोजर होगा। ये जो ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट है ये कौन से रीफ को इफेक्ट करेगा? जो आपके फ्रिंजिंग रीफ थे और बैरियर रीफ थे, क्योंकि यही थे ना जो पानी से ऊपर दिख रहे थे, बाकी तो डीप ओशन में थे। यस, पैच बैरियर भी, पैच कहाँ गया, पैच रीफ भी अफेक्ट होगा, ठीक है। अटॉल रीफ इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती बिकॉज वो डीप ओशन में होते हैं। देन इंक्रीजिंग वाटर टेम्परेचर, आई टोल्ड यू इंडस्ट्री वाला यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कई बार लो टाइड्स होते हैं तो न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल पाता, आपके जो रीफ्स होते हैं उनके ऊपर जो कॉरल्स ग्रो करते हैं, तो उस वजह से भी आपको कॉरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है। कॉरल ब्लीचिंग के टाइम क्या होता है, जो जूज़ैंथली होती है, एक एल्गी होती है ये, जो कि फूड प्रोवाइड करती है टू कॉरल्स, ये छोड़ के चली जाती है कॉरल्स को, और जो कॉरल्स होते हैं दे टर्न इनटू अ वाइट कलर। अब छोटा सा टॉपिक है वेटलैंड, कुछ इस तरह से दिखते हैं वेटलैंड, जहाँ पे आपका टेरेस्ट्रियल एरिया भी होगा, वाटर भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है। कई बार हो सकता है ये वाटर प्रेजेंट हो परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली भी ये वाटर हो सकता है, पर कई बार क्या होता है सीजनली भी हो सकता है। एक टाइम ऐसा भी हो कि ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कोई पानी नहीं है इधर, एक टाइम ऐसा हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट है, ठीक है, तो सीजनली भी होता है और परमानेंटली भी हो सकता है। सो दैट इज़ नोन एज द वेटलैंड इकोसिस्टम। अब ये कैसा एरिया होता है, दैट इज़ लैंड एरिया, और किस चीज़ से सैचुरेटेड होता है, विद वाटर, वाटर से सैचुरेटेड होता है। हो सकता है वाटर परमानेंटली प्रेजेंट हो सकता है सीजनली प्रेजेंट हो। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस तरफ लैंड है और इस तरफ वाटर बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट वाला एरिया, ठीक है, दैट ट्रांजिशन वाला एरिया, तो उसको बोल देंगे वेटलैंड। तो यहाँ पे अगेन स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है, फ्लोरा एज वेल एज फौना। फ्लोरा को याद रखना फ्लावर से, तो यानी कि सारी प्लांट्स को क्या बोल देते हैं, फ्लोरा, और जो फौना होती हैं इसमें सारी एनिमल की स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैबिटेट है फॉर फ्लोरा एंड फौना। सेडिमेंट्स को फिल्टर करते हैं, हमने एक एग्जांपल किया था कि जितने भी आपके हैवी पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक योर मर्क्यूरी, आर्सेनिक और कैडमियम, ठीक है, तो ये सारे जो हैवी मेटल्स होते हैं इनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो आपके वेटलैंड एरियाज़ होते हैं, तो ये फिल्टर आउट कर देते हैं उन सेडिमेंट्स को। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, एंड फूड रिडक्शन में हेल्प करते हैं, एंड द टूरिज़्म के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है आपका वेटलैंड। सो दैट्स हाउ दे अपीयर। सो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज लेक्चर। अब कल देखेंगे हम अबाउट द फूड चेन, आपकी फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड वेब क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, वो सारा कवर करेंगे कल के लेक्चर में। एक बार फटाफट से हेडिंग्स देख लेते हैं क्या क्या कवर किया। पहले हमने मैंग्रोव्स देखे, मैंग्रोव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, स्टेटस देखा, एंड फाइनली रैंकिंग देखी, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम। फिर सुंदरबन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, और एक सेंटर के बारे में पढ़ा, दैट इज़ द नेशनल मैंग्रोव फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर विच इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। फिर कोरल रीफ्स हमने देखे, डीप सी, डीप ओशन में हमें देखने को मिलते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और इनकी कंडीशंस देखी, कैसी इनको कंडीशन रिक्वायर्ड होती है फॉर द ग्रोथ, और इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है। फिर हमने टाइप्स देखे कोरल्स के, तो हार्ड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, एंड आफ्टर दैट हमने रीफ की टाइप्स देखी। फ्रिंजिंग रीफ होती है, बैरियर, अटॉल, पैच। फ्रिंजिंग रीफ होती है जो लैंड से बिल्कुल ऊपर एक पहाड़ी की तरह हमें दिखने लग जाती है, और दे आर ग्रो आउट फ्रॉम द लैंड। उसके बाद बैरियर रीफ देखिए किस तरह से लैंड को ये दूर रखती है फ्रॉम द बैरियर रीफ, बीच में ऑब्स्टेकल कौन एक्ट करता है, लगून। अटोल रीफ ये डीप वाटर में होते हैं जाके। पैच रीफ ये भी ऊपर दिखाई देते हैं, पैचेस की फॉर्म में दिखेंगे, और ये फिजिकली कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड रिंग्स। फिर आती है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग जो होती है, कई बार स्ट्रेस हो जाता है कोरल्स को बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, जो कि क्या कॉज कर देता है, कोरल ब्लीचिंग।
और जो कोरल्स होंगे कलरफुल ना दिख के आपको बिल्कुल वाइट कलर के दिखने लगेंगे। कॉजेज़ क्या क्या हैं, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस भी हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस भी हैं, तो आपको ये रीज़न मेंशन करने हैं। देन वी सॉ द वेटलैंड इकोसिस्टम। मैंने यहाँ पे फूड रिडक्शन तो नहीं बोल दिया, अभी लगा मुझे, हाँ फ्लड रिडक्शन, ठीक है, फ्लड को प्रिवेंट करते हैं। जैसे आपके मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स भी आपके फ्लड रिडक्शन में हेल्प करते हैं, विंड्स को आगे इम्पैक्ट नहीं करने देते हैं, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखना। टूरिज़्म में हेल्प करते हैं आपके ये वेटलैंड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम करेंगे फूड चेन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस, और उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और ट्राई करेंगे बायोजियोग्राफिक साइकिल्स भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, और अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।